जस्ट आपको लास्ट ईयर का बताऊं, 2021 में पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर ने 1400 बिलियन पाक रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है राइट आफ्टर पेंडेमिक। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस इंडस्ट्री के साथ कितने लोग जुड़ेंगे। वो जो रीडिंग है ना, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस में, और पर्टिकुलरली अगर आप होटल इंडस्ट्री में और ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी में ग्रो करना चाहते हैं, तो रीडिंग तो आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट होनी चाहिए। नंबर 1, फूड एंड बेवरेज की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है। आपने अभी कस्टमर को सर्विस की, आपने उसको कॉफ़ी दी, पता चला कॉफ़ी का टेस्ट ठीक नहीं है, एग्जैक्टली विद इन 5 मिनट्स आपके पास वापस कंप्लेंट आ गई। ठीक है, यू हैव टू फिक्स इट देन एंड देयर। इसमें आपके पास कोई चांस नहीं है कि ये प्रोडक्ट है जी, ये तो फलां फैक्ट्री से बन के आई थी, मैं वापस भेजूंगा, फैक्ट्री ठीक करेगी। नो वे, यू हैव टू फिक्स इट देन एंड देयर। आप ये समझ लें कि हमारा इंस्टीट्यूट एक मिनी होटल है। इसमें होटल की तरह का फ्रंट ऑफिस है, वही सॉफ्टवेयर हैं जिस पे होटल में आप काम करेंगे। इसमें एक कैफ़े है जहाँ पे आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे रूम है 5 स्टार लेवल का डेवलप किया गया, जहाँ पे आपको एक्सपोजर दिया जाएगा कि होटल का रूम कैसे होता है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है। फिर इसी तरह इसमें किचन बनाए गए हैं कंप्लीट A to Z। जो होटल में होता है उसका मिनी रेप्लिका है किचन हमारा, जो कंपोनेंट सारे होटल बिजनेस में होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम ये समझते हैं कि एजुकेशन के साथ स्टूडेंट यहाँ से स्किल लेके जाए। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि होटल में क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस डिपार्टमेंट क्या करता है, मैं बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानता था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज की एपिसोड के जो हमारे खास मेहमान और प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं, लास्ट 26 ईयर का एक्सपीरियंस है इनका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट, डायरेक्टर ऑपरेशन है एट रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स, मिस्टर मियां अत्थर जमील साहब। अत्थर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर और गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। बहुत शुक्रिया जी। प्लेयर अत्थर साहब, एपिसोड का आगाज़ करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारे व्यूवर्स को, हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड स्टोरी, अपनी टीन एज मेमोरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, और व्हेन आई वाज इन ग्रेड 4 तो अनफॉर्चुनेट सीन एक हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो गई। ही वाज प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो हमें उस वक़्त फिर जो है वो मूव होना पड़ा टू आवर होम टाउन मियांवाली फॉर 5-6 ईयर्स, जहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से मैंने अपना मैट्रिक किया, और देन अगेन वेंट बैक टू लाहौर, जहाँ पे हमारा जो है ना वो कहना चाहिए अपना घर था। और बाकी मेरी सारी एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन तक वो लाहौर की है। एंड देन आई राइट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने चूँकि होटल इंडस्ट्री में आ गया, और फिर मैंने अपना जो MBA है वो मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जो है वो मार्केटिंग में किया बैक इन 2001-2। परफेक्ट सर। अच्छा सर, जैसे आपने भी कहा कि ग्रेजुएशन के बाद आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस इंडस्ट्री की तरफ आप क्यों आए, क्या इंस्पिरेशन थी, कोई ईमान या किसी पर्सन ने इंस्पायर किया कि आपने इस इंडस्ट्री को पिक किया, और थ्रू आउट द करियर 26-7 ईयर आपने इसी इंडस्ट्री में गुजारे? अच्छा यार, जो एंट्री है ना वो तो बिल्कुल एक्सीडेंटल थी, इन द सेंस कि मैं उस वक्त हमारा जो प्रोसेस था एग्ज़ाम देने के बाद और रिज़ल्ट आने तक, उसमें कुछ 7-8 महीने ज़ाया हो जाते थे स्टूडेंट्स के। तो हम उस दौर के ग्रेजुएट हैं कि जब 4-5 महीने गुजर गए पेपर देने के बाद, तो आई जस्ट गॉट फेड अप कि यार ये फारिग रह के बंदा क्या करे। तो आई स्टार्ट सर्चिंग कि भाई कुछ करना चाहिए, कोई जॉब करनी चाहिए, कोई एटलीस्ट बंदा 5-10 घंटे कहीं जाके काम करे। तो एक न्यूज़पेपर में मैंने एक ऐड देखा कि जी एक होटल है, उसकी ओपनिंग लिबर्टी मार्केट में हो रही है और नया खुल रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करने में जाते हैं। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि होटल में क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस डिपार्टमेंट क्या करता है, मैं बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानता था। तो मैं वहाँ चला गया CV बना के अपनी कि जी मैं रिज़ल्ट मेरा आने वाला है अगले 3-4 महीने में। तो मेरा इंटरव्यू किया वहाँ जनरल मैनेजर ने, और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये पोजीशन है, आप आ जाएं, ट्रेनिंग सुपरवाइज़र की पोजीशन है, तो आप आ जाएं। आई सेड यस आई एम विलिंग। किस दिन से आना है बताएं, कल से ज्वाइन करूं या किस दिन से? तो वो मुझे याद पड़ता है कि उस दिन शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे था। तो उन्होंने कहा नहीं आप मंडे से आ जाएं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अगर आप कल कहें तो मैं कल भी अवेलेबल हूँ, बट कोई मसला नहीं, मैं मंडे को आ जाऊँगा। तो मैंने इस तरह से
1996 फरवरी 17 को मैंने जो है वो एज ए करेक्टली रिकॉल कि मैंने ज्वाइन किया इंडस्ट्री को। ठीक है, इस तरह से मैं इंडस्ट्री में आ गया। और फिर उसके बाद कोई मेरा ख्याल है जो है ना वो कहना चाहिए कि कोई वापसी नहीं है, बिकॉज आई स्टार्ट लाइकिंग द इंडस्ट्री। मुझे पसंद था, मैं एक पीपल पर्सन हूँ, लोगों से मिल के मुझे अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, मेरा एक सर्विस माइंड सेट है। सही। तो बस उसके साथ फिर जो है ना वो मैं जब आ गया तो देन आई कंटिन्यू। बीच में 2 साल बाद मतलब जब मेरा रिजल्ट आ गया तो मुझे फैमिली ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में जो एजुकेशन है वो इज़ द टॉप प्रायोरिटी और हायर एजुकेशन इज़ मस्ट, मतलब इसके बगैर कोई दुनिया का काम नहीं हो सकता। तो मैं वाहिद था अपनी फैमिली में जिसने कहा कि नहीं, मैं ये ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब जो है ना वो कर रहा हूँ और लेट मी कंटिन्यू दिस। तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो मैं फिर एजुकेशन साइड पे जो है वो चला जाऊँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट एप्टीट्यूड मुझे इंडस्ट्री में जो है वो ग्रोथ नज़र आनी शुरू हो गई, मेरी प्रमोशन शुरू हो गई। तो मैं आई बिकेम असिस्टेंट मैनेजर इन 2 years। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो बस आई देन कंटिन्यू। अच्छा साहब, अभी जिस तरह आपने कहा कि आपने इंडस्ट्री उस टाइम तो आपके लिए नई थी, लेकिन आपका भी 25-26 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और नॉर्मली अगर देखा जिस तरह आपने बताया कि नॉर्मली ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद हमारे पास ऑप्शन होती है कि या तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स या अपना बिजनेस स्टार्टअप, इसी तरह से। तो ये इंडस्ट्री इतनी कॉमन नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं होता कि यार हम ये इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस इंडस्ट्री के मतलब कि अगर कोई हमारी व्यूवर्स में से कोई मेल फीमेल कोई स्टूडेंट इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहता है तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ लेवल क्या है, किस तरह इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकता है, ये इंडस्ट्री किस तरह वर्क करती है, इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, ये तो हमारा तो आज भी बड़ी मिथ है पाकिस्तान में कि हमारे लोगों को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि इसमें जो ग्रोथ है वो कितनी है। नंबर 1, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, बिल्कुल लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और फिर हमारा जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो पढ़ी लिखी क्लास का भी मसला है, उनको ये लगता है कि शायद होटल इंडस्ट्री में कोई 2 ही लोग होते हैं, एक अदद कोई वेटर होता है, बहरा होता है जो शायद आपको चाय पानी देता है, और एक बंदा नहीं, रिसेप्शनिस्ट नहीं, मैं उसको कहूँगा वो जो गले पे बैठा होता है कोई पैसे लेने वाला। ऐसा नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। जो बर्तन धोने वाला है ना वो भी हाईली ट्रेंड है। अदरवाइज होटल की एक प्लेट जो है ना वो अगर तोड़ देता है तो वो ऐसी भी इंडस्ट्री के अंदर होटल्स हैं जहाँ पे आपको शायद 500 वाली प्लेट नजर आए, लेकिन ऐसी भी है जिस प्लेट की कीमत जो है ना वो 5 लाख भी है। तो वो जो वहाँ जो डिश वॉशर खड़ा है ना वो भी हाईली ट्रेंड है भाई। तो ये है कि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है। इसमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ये बस ये तो 2 पोजीशंस हैं और इस तरह काम करना है। जहाँ तक ग्रोथ की बात है, आपने पूछा, मैं एक जस्ट आपको लास्ट ईयर का बताऊं, 2021 में पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर ने 1400 बिलियन पाक रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है राइट आफ्टर पेंडेमिक। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस इंडस्ट्री के साथ कितने लोग जुड़ेंगे। अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं कैपिटल में, आप अपने 4 सेक्टर्स के अंदर उठाएं, F6, 7, 8, 10, तो आपको ये पता चलेगा कि 150 से 200 रेस्टोरेंट यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। ऑन एवरेज 1 रेस्टोरेंट इज हैविंग मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ 20 से 25 बंदों की एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे। तो ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारा तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने इस इंडस्ट्री को सीरियस ही नहीं लिया, गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं लिया गया। अगर हम इसको सीरियस लेते, हम आज तक वोकेशनल ट्रेनिंग साइड पे ट्रेंड करते रहे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस। देखें, कोई इलेक्ट्रीशियन जो है वो कभी इंजीनियर को रिप्लेस नहीं कर सकता, जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो जाए। ज़िंदगी में एंड ऑफ द डे 60s में जाकर फोरमैन बन जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली होटल ऐसी लाइन है कि अगर आपने वेटर के तौर पे भी ज्वाइन किया है एंड यू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ थ्रू नॉलेज एंड द स्किल इज देयर, स्किल तो आपको वहाँ पे सिखाई जा रही है और पॉलिश भी हो रही है, तो आप जनरल मैनेजर भी होटल के बन सकते हैं। 100 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ जिन लोगों ने डिश वॉशर से, क्लीनर से, फ्रंट ऑफिस में बेलमैन से जॉब स्टार्ट करके दे आर वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेस्ट 5-star होटल्स इन द वर्ल्ड। तो ये तो इंडस्ट्री का कमाल है, पहली बात। फिर आप कहते हैं कि जी ये इसमें यूथ जो है, यंग जनरेशन के लिए क्या, मैं समझता हूँ जितनी हमारे पास यंग पॉपुलेशन है उसके लिए सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री ये है। हमने लोगों को ट्रेडिशनल डिग्रीज के पीछे लगा दिया है, ठीक है,
MBA कर लो, BBA कर लो, बस बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो अब MBA BBA कर ले, बिल्कुल करना चाहिए। मैं एजुकेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि टॉप लेवल पे जाने के लिए आपके पास एजुकेशन मैंडेटरी है, लेकिन इस वक्त जो यूथ बल्ज पाकिस्तान में मौजूद है उसको जितना अकामोडेट इस इंडस्ट्री में किया जा सकता है किसी और में नहीं किया जा सकता। मैट्रिक से लेके यहाँ पे MBA लेवल के बंदे तक की जॉब अवेलेबल है, बट ये एक टेक्निकल साइड है, ये एक स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। होटल इंडस्ट्री में आने के लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल, और स्किल के लिए आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है बस। बिल्कुल। अच्छा साहब, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा भी है कि इंडस्ट्री किस तरह वर्क करती है, और प्लस ये कि आपका जितना एक्सपीरियंस है, अगर मैं पूछूं कि अगर कोई पर्सन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है तो उसकी डेली रूटीन कैसी है दिखती होगी, या क्या क्या वर्क होता है? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए अननोन इंडस्ट्री है तो कैसे अब इसको देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ना पहले तो आप इसके ना 4 कंपोनेंट्स हैं मेजर, पहले तो उनको समझ लेना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी में हम सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो आपकी जो लॉजिंग एंड अकोमोडेशन है ना, वो एक साइड है जिसमें हम होटल रूम्स, मोटेल, होटल इनकी बात करते हैं। फिर इसका एक सेगमेंट है फूड एंड बेवरेज। ठीक है। फूड एंड बेवरेज में चाहे वो होटल के फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स हैं, चाहे आपके रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे ढाबे हैं, चाहे रेडी है, जो फूड बेच रहा है वो फूड एंड बेवरेज के अंडर ही आता है। ठीक है, वो छोटा है बड़ा है रिगार्डलेस ऑफ दैट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है ट्रैवल एंड टूरिज्म, वो पूरा एक प्रॉपर एक अलग सेगमेंट है। फिर है रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आप कहते हैं थीम पार्क्स हैं, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं। तो इन चारों एरिया में जो जॉब है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं होटल इंडस्ट्री के हवाले से बात करूं तो देखें, होटल इंडस्ट्री में ये चूँकि सर्विस बेस्ड है जी, एक हेक्टिक जॉब है। डे इज़ आई मीन क्वाइट बिजी। आप जब मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं और चूँकि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और फिर आप ये वो इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली जब आप फूड एंड बेवरेज की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है। आपने अभी कस्टमर को सर्विस की, आपने उसको कॉफ़ी दी, पता चला कॉफ़ी का टेस्ट ठीक नहीं है, एग्जैक्टली विद इन 5 मिनट्स आपके पास वापस कंप्लेंट आ गई। ठीक है, यू हैव टू फिक्स इट देन एंड देयर। इसमें आपके पास कोई चांस नहीं है कि ये प्रोडक्ट है जी, ये तो फलां फैक्ट्री से बन के आई थी, मैं वापस भेजूंगा, फैक्ट्री ठीक करेगी। नो वे, यू हैव टू फिक्स इट देन एंड देयर। ठीक है, तो एक तो ये आपको स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, तो आपके पास कंप्लेंट्स जो है चैलेंजिंग है, एक्साइटिंग है इन द सेंस कि आपके पास रोजाना न्यू कंप्लेंट्स आ रही हैं, यू आर डेवलपिंग एवरी डे, यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ नई आ रही है तो आपकी भी तो ग्रोथ हो रही है ना। एग्जैक्टली, ये बात ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रोथ फैक्टर है इसके अंदर, कि आप रोज़ाना नए बंदे के साथ, नए एक नेशनैलिटी के बंदे के साथ उसकी नई कंप्लेंट को आप हैंडल करते हैं, एंड यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एवरी डे, एग्जैक्टली, एंड यू बिकम अ बेटर मैनेजर। जब आप इन चीज़ों को, इन डॉट्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो फिर आप एक बेहतर मैनेजर बनते हैं, एक बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कैसे मैं इंडस्ट्री में काम करूं, अपने डिपार्टमेंट को रन करूं कि ताकि कम से कम कंप्लेंट्स मेरे पास आएँ। ठीक है, और इसमें कंप्लेंट्स के हवाले से मैं एक मज़े की बात आपको बताऊं कि हम इंडस्ट्री में ये कहते हैं कि वैसे जनरली तो कहा जाता है ना कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, बट हम हॉस्पिटैलिटी में ये कहते हैं कि नो न्यूज़ इज़ अ बैड न्यूज़। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं और कंप्लेंट ना आए। कंप्लेंट की सेवेरिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फीडबैक के बगैर आप कैसे इंप्रूव करेंगे? सो देयर हैज़ टू बी अ फीडबैक। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरे होटल में या मेरे रेस्टोरेंट में कोई कंप्लेंट नहीं है, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये सारा ह्यूमन इंटरेक्शन है, यहाँ रोबोट्स काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है ना। आप 2 मिनट स्लो भी किसी वक्त हो सकते हैं, आज जो बंदा सर्विस कर रहा है उसका कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ह्यूमन फैक्टर है इसमें बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा अतर साहब, अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री से बाहर अगर हम इसको ग्रास रूट लेवल पर, फैमिली लेवल पर इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं? माइक्रो लेवल पर क्या रोल है हॉस्पिटैलिटी का, ग्रास रूट लेवल पर क्या रोल है हॉस्पिटैलिटी का? देखें, ग्रास रूट लेवल पे तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, और वैसे हम इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये क्लेम भी करते हैं कि वी आर अ हॉस्पिटेबल नेशन जी, तो पहला तो मेरा ये पॉइंट है कि यार क्या हम वाकई हॉस्पिटेबल हैं? क्या हमारे अंदर ये हैबिट्स हैं जो एक गुड हैबिट्स, जो इस्लाम भी कहता है ना, इस्लाम में पहल करो। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी में हम ये कहते हैं कि आप गेस्ट को पहले अप्रोच करें, इससे पहले कि गेस्ट आपको अप्रोच कर ले। आप उसको ग्रीट फर्स्ट करें बिफोर गेस्ट ग्रीट्स यू। ठीक है, तो ये वही इस्लामी रूल है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ मैं ये समझता हूँ कि हम इस मामले में हॉस्पिटैलिटी से बहुत दूर हैं। ठीक है, आप यहाँ से बैठें बस में,
आपके साथ बंदा बैठ जाएगा, 4 घंटे का सफ़र लाहौर तक का करेगा, सलाम नहीं करेगा। आप बात करेंगे तो उसको ये लगेगा कि पता नहीं आप कोई उससे कोई ऐसा फार्मूला निकलवाना चाहते हैं कि कोई ऐसा उसके पास फार्मूला है जो अगर किसी और को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर लेगा। तो हम इस मामले में मैं समझता हूँ कि ओपन बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट, मेरे एक सीनियर थे, वो हमेशा ये कहते होते थे कि आप जब लंच करने डेली जाएं तो हमेशा डिफरेंट बंदे के साथ बैठ के लंच करें। कभी अपने वो जो ग्रुप बनाया हुआ ना अपने 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 दफ्तरों में, उस ग्रुप के साथ बैठ के लंच भी ना करें। बिल्कुल सही है। ऑलवेज गो एंड ट्राई टू सिट विद सम स्ट्रेंजर, सम न्यू पर्सन फ्रॉम द सेम ऑफिस। आप देखें यहाँ ऑफिसेज हैं बड़े बड़े जहाँ 500,000 बंदा काम कर रहा है, कैफेटेरिया में आप बैठेंगे कि वो ग्रुप है, वो रोजाना इकट्ठा ही बैठता है। वाई? यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। अगर आपके उस ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जिसको सारा दिन शिकायतें करने की आदत है तो वो आधा घंटा भी आपके पास बैठ के शिकायतें ही करेगा। ठीक है, तो आप उस वक्त तक ग्रो ही नहीं कर सकते जब तक आप अपना वो जो ग्रुप है ना उसको बदले ना। और बदलने का आसान तरीका ये है कि आप हमेशा नए लोगों के साथ जाके बैठें। और ये ग्रास रूट लेवल पे अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या होना चाहिए तो मैं ये कहूँगा कि पीपल शुड स्टार्ट कनेक्टिंग विद ईच अदर। पहला काम ये करें। कुछ भी नहीं होता, कोई बंदा आपको कहेगा कि यार मैंने बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप ना करें, लेकिन आप ट्राई तो करें ना। बिल्कुल, ठीक है, रीच आउट टू समवन, टॉक टू देम। ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है। अच्छा अतर साहब, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बताया, नंबर्स बताए थे टूरिज्म इंडस्ट्री के लास्ट ईयर के। जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में क्या चीज़ अभी लैग कर रही है और किस तरह इम्प्रूवमेंट आ सकती है, या क्या क्या चीज़ें आपकी नज़र में ये होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में? देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ओवरऑल तो पाकिस्तान में तो बहुत काम होने वाला है। हम तो शायद जो है ना वो बहुत पीछे हैं पूरी दुनिया से। नंबर 1 हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं। ठीक है। जब यहाँ पे बात होती है, मैं जब भी कोई डेलीगेशंस आए होते हैं वहाँ जाता हूँ या मीडिया पे सुनता हूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और सब लोगों को, तो हर बंदे का ये होता है कि जी टूरिज़्म बढ़नी चाहिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट को लाना चाहिए, ये कर दें वो कर दें। देखें, बात यह है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, फिर आप 22-23 करोड़ की आवाम का मुल्क हैं, आपके पास तो इंटरनल कंट्री के अंदर टूरिज़्म इतनी है कि आप उसको ही नहीं अभी तक जो है ना वो संभाल सकते। तीसरा आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एंड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको ये पता चल गया लोगों को कि मरी है एक, ठीक है, तो हर बंदा सर्दियों में मरी भागा जा रहा है। हालांकि अगर आप ये देखें कि मरी जाने के अलावा अगर आप उसी विंटर में एग्री टूरिज़्म को प्रमोट करें और लोगों को सेंट्रल पंजाब में ले जाएं, सरगोदा ले जाएं, किनू के बाग में ले जाएं, वहाँ उनको 2 दिन स्पेंड करवाएं, आप उनको साउथ में ले जाएं, ठीक है, भावलपुर से आगे मुल्तान तक, मुल्तान भावलपुर आगे कराची तक ले जाएं, ठीक है, गवादर साइड भी ले जाएं विंटर में, तो कितना ज़बरदस्त मौसम होता है। लेकिन सबका रुख जो है वो सिर्फ मरी और नॉर्थ की तरफ। आगे तो इसलिए नहीं जा सकते ना कि वो वहाँ से आगे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, अदरवाइज तो ये वहाँ पे भी चले जाएं। तो मेरा मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है। आप मल्टीपल लोकेशंस को डेवलप करें, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट करें और वहाँ लोगों को भेजें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम है कि मैं उसको कहता हूँ कि हमारे यहाँ अनबैलेंस टूरिज़्म है। आप मरी में 50,000 बंदा एक दिन में घुसा देते हैं और फिर कहते हैं ये एक्सीडेंट हो गए। देखिए ना, आपके पास आपने ऑप्शन भी तो कोई नहीं दिया हुआ ना। आप ऑप्शन दें ना बंदे को कि इतनी बेहतर तरीके से जहाँ उसको रिहाइश मिल सके, खाना मिल सके, बाकी फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो क्या ज़रूरत है कि आप एक डेस्टिनेशन के ऊपर इतना प्रेशर डाल दें, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल भी नहीं है, जो वैसे भी आपके माहौल के लिए भी नहीं अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है। अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इंटरनेशनल टूरिस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री। आपके पास सब कुछ है, लेकिन मसला ये है कि देखिए ना, गंधारा सिविलाइजेशन है, तो इसमें मेरा आपका क्या कमाल है। अगर आपके पास यहाँ पे जो है वो माउंटेन पीक्स हैं तो इसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं है। कमाल हमारा तब आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोग उन एरियाज़ में आसानी से जा सकें, ठीक है, सेफ़ फील करें। सबसे बड़ा हमारा मसला पाकिस्तान का ये है कि हमारे पास टूरिस्ट इसलिए कम आता है कि दे डोंट फील कंफर्टेबल, दे डोंट फील सेफ़।
जी। सेफ्टी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि भाई आप इसको लोगों को ये श्योरिटी हो कि अगर मैंने आप नॉर्थ तक ट्रैवल किया तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफली जा सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, अगर ये चीज़ें हो जाएं तो आपको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दी हुई हैं और आपके मुल्क में बहुत टूरिज़्म हो सकती है एंड बहुत मैं समझता हूँ कि एक जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम अर्न कर सकते हैं इससे। अच्छा साहब, अभी अब इन फ्यूचर आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? जिस तरह स्टार्टअप कल्चर है, टेक्नोलॉजी आ गई है और हर चीज़ के सर्विसेज मॉडल के ऐप्स तैयार हो रहे हैं, आसानी हो रही है, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी किस तरह इसको टेक्नोलॉजी का लिंक है इस इंडस्ट्री के साथ, और क्या क्या चीज़ें, क्या गैप आपको नज़र आ रहा है कि अगर स्टार्टअप फाउंडर उसके ऊपर फोकस करें तो उनका स्कोप है? देखिए, एक तो इंडस्ट्री अपने ट्रेडिशनल मॉडल पे तो काम कर ही रही है, जो हमारा ट्रेडिशनल एक मॉडल है। लेकिन देखें जो ऐप बेस्ड है, अब जैसे एयरबीएनबी की हम बात करें, ठीक है, एयरबीएनबी जब आ गया तो उसने इनेबल कर दिया बहुत सारे लोगों को टू गेट इनटू दिस। अगर मेरे पास एक घर है किसी भी जगह पे और उसमें जगह अवेलेबल है तो मुझे कोई मसला नहीं है उस जगह को देने में। लेकिन इस पूरे मॉडल में जो मुझे अपने मुल्क में जो एक चीज़ अनसेफ लगती है वो यही लगता है कि वो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत चीज़ें जो है ना ओपन हैं, कल्चर ठीक है, बहुत सारी जो है ना वो हमारे यहाँ जो 2 नंबरियाँ हैं वो वहाँ नहीं हैं। अब यहाँ पे आप ये भी थोड़ा सा फील करते हैं कि आप अपने घर में किसी बंदे को जगह दे दें, पता चले कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो अगर इन चीज़ों को ऐप बेस्ड जो भी ये स्टार्टअप्स हैं वो अगर इन चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं कि कैसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ओनर को मिल जाए हु इज़ रेंटिंग आउट स्पेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, वो दे सकता है। लेकिन मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मैं समझता हूँ हर बंदे का कि यार क्या जो आने वाला बंदा है वो कोई जेन्युइन है, बिल्कुल, हाँ, ये कोई सही ट्रिप पे आ रहा है, कोई किसी गड़बड़ में तो नहीं आ रहा, कोई और इस तरह का। तो ये कुछ एरियाज हैं मैं समझता हूँ कि इनको अगर करें। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स टूरिज़्म साइड पे, टूर ऑपरेशन साइड पे वो लिए जा रहे हैं और इसमें बड़ी ग्रोथ है। अगर इसमें लोग कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएँ, हमारे जो कहना चाहिए जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल इस तरह। अच्छा साहब, हॉस्पिटैलिटी और आर्ट्स का क्या लिंक है? देखें, हॉस्पिटैलिटी एंड आर्ट का तो बहुत लिंक है। देखें, आर्ट जो है वो हमारे कल्चर, मैं समझता हूँ कि ये कल्चर है और आप ये जो इंडस्ट्री है ये प्रमोट ही आपके कल्चर को करती है जी। लेकिन हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि आप माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स तो है ना हमारे पास, लेकिन हमारे पास बड़ा रिच कल्चर मौजूद है। अब वो कल्चर जो है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो वो इसलिए कि आर्टिस्ट को हमने प्रमोट ही नहीं किया। एक बंदा है वो हैंड पेंटिंग करता है, लेकिन हम आजकल के दौर में इस बात पे आ गए हैं कि यार हमने हर चीज़ की कॉपी नेट से बना लेनी है, तो जो आर्टिस्ट है वो तो कल को जो है ना काम करना ही छोड़ देंगे, यार इसके तो इस चीज़ की तो कोई डिमांड ही नहीं रही। तो आर्ट कल्चर का और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मैं समझता हूँ बहुत क्लोज लिंक है और ये इन चीज़ों को, आर्ट को और कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, हमारे जो फोक कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो जो आर्टिस्ट है आपका लोकल भी, वो भी प्रमोट होगा। अगर आप जीबी में जाते हैं वहाँ पे लोकल आर्टिस्ट है, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतर चीज़ होगी और लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि अगर वो पाकिस्तान में आए हैं तो पाकिस्तान का कल्चर देखें, यहाँ के आर्ट को देखें, यहाँ के लोगों को, आर्टिस्ट को मिलें, उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि जीबी में ले जाके भी आप कहें कि मैं आपको जैज म्यूजिक सुनाता हूँ, ठीक है। तो ये आर्ट और कल्चर तो मैं समझता हूँ कि ये हॉस्पिटैलिटी का एक इनका चोली दामन का साथ है, कहना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा साहब, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बेसिकली सर्विस बेस्ड मॉडल है, लाइक कस्टमर सर्विस है। तो जो इंडिविजुअल्स में जॉब कर रहे हैं, ये जो प्रोफेशनल्स में आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या आप स्टेप्स बताते हैं, ये क्या हैबिट्स या क्या चीज़ें उनके मस्ट उनको अपने करियर में या अपने इन चीज़ों के ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए जिनसे उनकी सर्विस बेहतर हो, वो कस्टमर को अच्छा सर्व कर सकें। जिस लाइक हम ये भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स होगी या रूडनेस है, अगर किसी कस्टमर सर्विस में तो रूड बिहेवियर, ये बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल कि यार अगर स्माइल करके वो सलाम ही नहीं कर रहा हम कस्टमर से, तो कस्टमर का तो कहेगा यार सर्विस तो अच्छी थी लेकिन बिहेवियर मुझे एम्प्लॉयज़ का समझ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या क्या हैबिट्स देखिए मैं ये इसके ऊपर काम करना चाहिए? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स है ना, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और ये जब तक
कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा ना, उसमें आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम योर पर्सनालिटी, योर क्लोथिंग, ठीक है, उससे लेके आपकी कम्युनिकेशन जिसको आप कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें वेलकमिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आप ये बंदा जो है ना फर अंग्रेजी तो बोलता है लेकिन है बड़ा रूड, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ना, मतलब रूड बंदा है तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो हॉस्पिटैलिटी के लिए मिसफिट है, बिकॉज उसके पास तो जो आएगा अंग्रेजी को किसी ने क्या करना है, वहाँ तो उसको चाहिए कि उसको एक केयरिंग एटीट्यूड चाहिए, आउट ऑफ द वे जाके उसने बात करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका एक पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, जो ये सही होना चाहिए कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स वो सही हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री डिमांड करती है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, क्योंकि देखें जब आप कस्टमर सर्विस में होते हैं ना तो आपको बहुत चीज़ों को डिटेल में देखना पड़ता है कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, ठीक है। और सारा चूँकि ह्यूमन इंट्रैक्शन है तो इसमें बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा है कि अगर एक देखें ना, आप वेटर की मिसाल लें, उसने डेली आपको चाय का कप सर्व करना है, वही स्टाइल है ना, स्टाइल चेंज कर सकता है ना, SOP चेंज कर सकता है, कुछ नहीं चेंज कर सकता। एक मेंटेन टास्क है। अब मेंटेन टास्क जहाँ पे होता है ना, वहाँ लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ सेम टास्क है, रोजाना आपने दिन में 500 बंदों के साथ इसी तरह कप ही रखना है ना। अब ये कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो हर दफा जब आए तो वो काम खुशी से करे, ठीक है। अगर उसके लिए उसको चौथी बारी कप की आवाज आगे टेबल की होता है, समझेंगे तो फिर जी, तो इसलिए उसको बेसिकली ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि कस्टमर सर्विस जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। आपने हर बंदे को स्माइल देनी है। वहाँ हम हमेशा कहते हैं कि जब जो होटल का बैक ऑफ द हाउस होता है ना, वहाँ एक बड़ा सामने मिरर लगाया होता है। अच्छा, वो मिरर इसलिए लगाया होता है कि अब आप बैक ऑफ द हाउस से ना फ्रंट ऑफ द हाउस पे एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन अपने कुलीग से हटके अब गेस्ट के साथ होने वाला है। तो जरा आप एक लोग अपने आप को देख लेंगे, आर यू लुकिंग परफेक्टली ऑलराइट, पहली बात, ठीक है। चेहरे पे स्माइल ले आए कि आप जब इस लाइन को क्रॉस करके फ्रंट ऑफ द हाउस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके चेहरे पे स्माइल नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम है वो आपने इस दरवाजे से पीछे रखना है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप अलर्ट हों, डेडिकेटेड हों, आपने हर कस्टमर को इसी तरह सर्विस देनी है। जो गेस्ट भी आपके पास आ रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 90% आई एम डूइंग परफेक्टली ऑल राइट, 10% बस, 99 भी आप नहीं हो सकते ना, बिकॉज अगर आपके पास 100 गेस्ट आ रहा है तो रोजाना एक डिससेटिस्फाइड है, तो मंथ एंड पे 30 डिससेटिस्फाइड, तो ईयर एंड पे आप जो है ना वो अंदाजा लगा लें कि आप ऑलमोस्ट 300 डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स तो आपके पास हो गए। तो 300 डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स मीन 1000 ऑफ डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स, बिकॉज एवरीवन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। बिल्कुल। तो ये है कि आप 99% सर्विस नहीं कर सकते, आपको 100% सर्विस ठीक करनी है। एग्जैक्टली। तो ये मैं समझता हूँ कि ये डेडिकेशन जो है सर्विस इंडस्ट्री ये ज़्यादा डिमांड करती है, कंसिस्टेंसी डिमांड करती है कि आप कंसिस्टेंट हों अपने उस काम में। तो ये मेरा ख्याल है कि यूथ के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए जब वो इस इंडस्ट्री में आए, और उनके अंदर एक पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो जूनियर लेवल से ही है। बिल्कुल। जो आपको एकेडमिक्स एज देंगी ना वो आपको 3-4 साल बाद मिलेगा। यू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड वेरी क्विकली, बट ऐसा हो नहीं सकता कि आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज बनूं लेकिन आप कहें कि मैंने वेटर का काम नहीं करना। ठीक है, हाँ, ये नहीं हो सकता। जीरो से स्टार्ट। अच्छा तर साहब, अभी आप जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं ऑपरेशन एंड एकेडमिक्स के, तो इस इंस्टीट्यूट में आप, क्योंकि अभी यहाँ से लीडर्स ने आगे इंडस्ट्रीज में जाना है, होटल्स में जाना है जॉब के लिए, तो यहाँ पर आप अभी क्या करिकुलम के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिनसे उनकी ये बेटर हो सके, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में वो बेहतर जान सकें? देखिए, हमारा जो है ना इसमें जो रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स जो है, इसके अंदर हमने चंद चीज़ें बहुत यूनिक की हैं, और मैं सेफली कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोई और यूनिवर्सिटी, ट्विन सिटीज़ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर रही। वो ये है कि हम जो BS हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करवा रहे हैं, इसमें 3 स्पेशलाइजेशन है हमारे पास, होटल मैनेजमेंट, टूरिज़म मैनेजमेंट और कलनरी आर्ट्स, ठीक है। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर तमाम लैब्स बनाई हैं। आप ये समझ लें कि हमारा इंस्टीट्यूट एक मिनी होटल है। इसमें होटल की तरह का फ्रंट ऑफिस है, वही सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे होटल में आप काम करेंगे। इसमें एक कैफ़े है जहाँ पे आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे रूम है 5 स्टार लेवल का डेवलप किया गया, जहाँ पे आपको एक्सपोजर दिया जाएगा कि होटल का रूम कैसे होता है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है। फिर इसी तरह इसमें किचन बनाए गए हैं कंप्लीट A to Z, जो होटल में होता है उसका मिनी रेप्लिका है किचन हमारा,
जो कंपोनेंट सारे होटल बिजनेस में होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम ये समझते हैं कि एजुकेशन के साथ स्टूडेंट यहाँ से स्किल लेके जाए और हम उसको ये स्किल दे के मार्केट भेजेंगे सो दैट ही आर शी गेट सम प्रेफरेंस। और वो प्रेफरेंस इसी बुनियाद पे मिलेगी कि जब वो जाता है एम्प्लॉयर के सामने और एम्प्लॉयर उससे क्वेश्चन करता है कि आप फ्रंट ऑफिस को ज्वाइन करने आए हैं तो आपको इस चीज़ का पता है कि होटल में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उस सॉफ्टवेयर पे काम कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे हमने डिप्लॉय की हैं कि ताकि स्टूडेंट को एक स्किल दे के हम मार्केट में भेजें। स्किल इंडस्ट्री के ऊपर हमने नहीं छोड़ दी। जैसे आपकी ट्रेडिशनल डिग्रीज में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपको पढ़ा देते हैं किताबें सारी और आपके स्टूडेंट के पास जो है वो 99% नंबर भी हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री का मैनेजर उसको विलिंग नहीं है लेने के लिए। वो कहता है भाई आपके पास स्किल नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास स्किल होगी जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो गए। ये इसमें सॉरी मैं एक आपकी बात मैंने काटी और एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने मिरर वाली बात की ना, तो मैंने अभी बाकी चीज़ें तो विजिट नहीं की, लेकिन मिरर वाली तो मैं लाइव एग्जांपल से मैं अभी स्टेयर से आ रहा था तो हर सामने 4-5 मिरर लगे और हर जगह पे हैं मिरर। वो बात आपने तो हमने इसलिए क्यों लॉबी में लगाया कि यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ। बिल्कुल, अब सबसे पहले अपने आप को देखेंगे क्या आप ठीक लग रहे हैं। सही है ना, आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। वो छोटे-छोटे स्टेप्स आप आपने मतलब कि आपको पहले से स्टूडेंट्स के माइंड में वो एक्सपीरियंसेस डाल रहे हैं कि इन फ्यूचर ये चीजें लाजमन उनको फेस करनी होंगी। एग्जैक्टली। अच्छा अतर साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कोई रिसोर्सेज, बुक्स, रिकमेंडेशन, कोई ऐप, कोई वेबसाइट अगर आप यूथ को रिकमेंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो वो क्या हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री में रहते हुए भी आपको जो रीडिंग है ना, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस में, और पर्टिकुलरली अगर आप होटल इंडस्ट्री में और ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी में ग्रो करना चाहते हैं, तो रीडिंग तो आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट होनी चाहिए, नंबर 1। क्योंकि जो देखें नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको उसका पता ही नहीं चलेगा कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, इंडस्ट्री में इस वक्त कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी पे हैं। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें डिफरेंट मैगजीन्स हैं, होटल मैग्स के नाम से है, जो इसी तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त हार्ड कॉपी में अगर आप कुछ भी नहीं ले सकते तो आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म के ऊपर जो है वो कोई 10-15 इतने टॉप के मैगजीन्स हैं, ठीक है। कॉर्नेल स्कूल का होटली के नाम से मैगजीन है, आप उसको पढ़ें, आपको पता चलेगा कि नए ट्रेंड्स क्या हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो रीडिंग जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। फिर जो ये तो हो गया इंडस्ट्री रिलेटेड, ठीक है। बट असल बात ये है कि देखें, मैं समझता हूँ सक्सेस फैक्टर जो है ना, वो आपकी हैबिट्स हैं जो आपको वैसे उनके ऊपर काम करना चाहिए, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी में हैं, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी से बाहर हैं। तो एक तो आपके अंदर जो है ना चंद चीज़ें वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो जैसे एक हार्ड वर्क की एक हैबिट है कि आपने मेहनत करनी है। हमारे यहाँ ये है कि हमारा थोड़ा सा इम्पेशेंट बिहेवियर है। हम जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, मुझे जो सबसे जो चीज़ डिस्टर्ब करती है वो ये है कि एक बंदा है वो जॉबलेस है पिछले 4 महीने से, उसको आप एक जॉब ऑफर करते हैं, वो जॉब एक्सेप्ट करने के बाद 15 दिन के बाद नई जॉब तलाश करनी शुरू कर देता है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? आई मीन, आप तो जॉबलेस थे। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 2 साल से जॉबलेस बैठे थे, जब उनको जॉब ऑफर की तो वो 2 महीने बाद एक और नई जॉब ढूंढ रहे थे। तो आप अपना पूरा पोटेंशियल वहाँ क्यों नहीं दे रहे जहाँ जिस कंपनी ने आपको हायर कर लिया? मेंटल क्लैरिटी नहीं है ना, मेंटल क्लैरिटी, ठीक है, पैशन नहीं है। तो आपके लिए ये जो हैबिट्स है ना, इनको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। कि अगर मैं एक जगह आया हूँ, हम जनरली ये कहते हैं कि 2 to 3 years इज अ गुड इनफ टाइम टू स्टे इन वन कंपनी मिनिमम। देखिए ना, फर्स्ट 6 मंथ तो आप कंपनी कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जैक्टली आप मुश्किल से एडजस्ट होंगे। अनदर 6 मंथ में आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो 1 साल में तो जाके आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 year तो अब आपने जो इम्प्लीमेंट किया है उसका कोई रिजल्ट देने का टाइम है, और आप पता चलता है जनाब साल बाद आप गायब हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप जो सीवीज आती हैं, सबसे जो मुश्किल चीज़ नज़र आती है वो ये आती है, बंदे का जी कितना अर्सा काम किया, 6 महीने एक जगह काम किया, 4 महीने एक जगह काम किया। तो ये जो हैबिट है ना, मैं समझता हूँ जो इम्पेशेंट बिहेवियर है कि ज़्यादा पैसे कमा लें हम शॉर्ट पॉसिबल टाइम में, तो ये तो कोई जो है ना सट्टा मार्केट तो है नहीं, ये तो है इंडस्ट्री जहाँ पे आप टाइम लगाएंगे, काम करेंगे, कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, यू विल लर्न इट। और ये मैं यूथ को जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप बेशक आएँ बिजनेस में, लेकिन आप अपने जो इनिशियल ईयर्स हैं ना, चाहे वो 1 साल काम करें, 2 साल, बट किसी अच्छी कंपनी के साथ
काम ज़रूर करें। ये जो प्रोसेस आपको समझाएगी ना, ये कंपनी समझाती है कि अच्छे प्रोसेस सिस्टम्स होते क्या हैं जी, ठीक है ना। तो अगर कोई ग्रोथ चाहते हैं आप, तो आप जब तक किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, बिल्कुल ये बात, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप सिस्टम का हिस्सा बने, लर्न करें और फिर आए आगे इम्प्लीमेंट करें, अच्छी बेहतर कंपनी ले आए। आपके पास ऑप्शन है, आप उस कंपनी में आप काम करके आप उससे बेहतर मॉडल लें। बिल्कुल लेकिन एयरबीएनबी मौजूद है, जी, अगर कोई समझता है तो एयरबीएनबी के मॉडल को देखते हुए उससे कोई बेहतर मॉडल ले आए, बिल्कुल इस तरह, तो ओपन है मार्केट, तो एक्सेप्ट करेगी उसको। एग्जैक्टली। अच्छा, व्हाट्स मेक अतर जमील अतर जमील? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो पहली बात तो यह है कि सारा अल्लाह का करम है कि अतर जमील है। बाकी जो इंसान की हद तक है वो ये है कि मैंने अपने पूरे कैरियर में हमेशा ये कोशिश की कि आप अपनी जॉब पे 100% दें अपना, कभी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ज़िंदगी में रॉन्ग डिसीजन नहीं किए, लेकिन मैंने डिलिबरेटली कोई गलत नहीं किया। मेरे से गलत डिसीजन भी हुए होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने डिलिबरेटली हमेशा ये कोशिश की कि मैं बेस्ट पॉसिबल डिसीजन करूँ और आफ्टर सम डेलिबरेट थिंकिंग करूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये देखा कि जो है वो हमारे से काबिल लोग गलियों में रुल गए, ठीक है, और ये अल्लाह का करम है। और मैं समझता हूँ कि जो ग्रेटिट्यूड है ये इंसान के अंदर होना चाहिए, उसको हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको ये मौका दिया। ठीक है जी। काबिलियत जो है ये 1 पार्ट है, जिसको हम IQ और EQ और जो है ना वो इस तरह की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आलमोस्ट हर बंदे में थोड़े प्लस माइनस के साथ होती हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं समझता हूँ कि जो शुक्र है ये इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए जी, और इसी से ही इंसान के साथ जो चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी जुड़ जाती हैं और आप आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान में जो शुक्र है, वो तो अल्लाह ताला भी फरमाता है ना, अगर आप शुक्र करेंगे तो मैं बढ़ा दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में जो है वो हर मौके पे देखा है और मैंने हमेशा अपने आप को ये मैसेज दिया कि मेरे से ज़्यादा काबिल लोग बाहर मौजूद हैं और मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि लोगों की काबिलियत पे। लेकिन आप मेरे बस में 2 चीज़ें हैं, एक मेहनत और शुक्र। बस मैं उस पर बिलीव करता हूं। बिल्कुल, हम भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं या मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ कि ग्रेटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे सुबह 3 ऐसी नेमतें लिखना जिनका अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना, बिल्कुल, और उसको हैबिट्स बनाना है। मैं अपने एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इतना बिजी दुनिया में तुम मसरूफ़ हो और तुम मतलब कि कह नहीं पा रहे या अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे, दिल से तुम कहते हो कि यार हम शुक्र अदा करें, लेकिन ज़बान से अल्फाज नहीं निकले, तो अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर या लैपटॉप का या इस तरह ऐसी चीज़ पे जो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, उसके ऊपर वो रिमाइंडर अल्हम्दुलिल्लाह लिख लो। तो जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड क्लिक करेगा यार हमने चीज़। जो एक चीज़ और इसमें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जिसको मैंने शायद अपने कैरियर के स्टार्ट में कहीं पढ़ा था और मैंने उसको अपने पूरे कैरियर में उसको मैं समझता हूँ कि मैंने इम्प्लीमेंट किया और अपनी उसका हिस्सा बनाया। और वो ये है कि अपने साथ काम करने वाले लोगों को, पर्टिकुलरली अपने साथ आपसे जो नीचे लोग हैं, जो जूनियर हैं आपके किसी भी लेवल पे, आप उनके साथ हमेशा रिस्पेक्ट का रवैया रखें, हमेशा उनकी इज़्ज़त करें, हमेशा कोशिश करें कि उनको अगर कोई तकलीफ़ है तो आप उनकी तकलीफ़ सबसे पहले दूर करें। क्यों कि सीनियर के साथ आप अगर रिस्पेक्ट का रवैया रख रहे हैं ना, तो वो आप शौक़ से नहीं कर रहे, वो आपकी मजबूरी है। मैं अपने हर बंदे को ये कहता हूँ कि सीनियर के साथ रिस्पेक्ट का रवैया आपकी मजबूरी है, लेकिन जूनियर के साथ रिस्पेक्ट का रवैया जो है ना, ये आपकी चॉइस है। एंड आई हैव मेड दिस चॉइस इन माई लाइफ। और मैंने कहीं ये पढ़ा कि अगर आप अपने जूनियर के साथ रवैया अच्छा रखेंगे तो अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो आपको देता है। और आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को हमेशा ये कंफर्ट दें कि दे कैन ऑलवेज वॉक इन टू योर ऑफिस, टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। आपके जो बस में है आप उसको फिक्स कर दें, जो बस में नहीं है उसको कहें कि यार वी विल थिंक अबाउट इट, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर।
कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई दुनिया का मसला नहीं है जिसका हल ना हो, मैं समझता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये चॉइस ज़रूर है कि मैं उस बंदे की बात तसल्ली से बैठ के सुन लूँ जी। हम कई दफ़ा ये होता है कि हम अपने लोगों को टाइम ही नहीं देते सुनने का, तो जो एक अच्छी जो लिसनिंग हैबिट है जी, ठीक है, वो इस दौर में बड़ी ज़रूरी है कि आप लोगों का प्रॉब्लम सुन तो लें। आधा प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप किसी को कहते हैं कि यार बैठो, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। एग्जैक्टली बिल्कुल इस तरह। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, एट द लास्ट वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ। देखें, जो एडवाइस मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जो काम भी करें उसमें कंसिस्टेंसी से करें उसको, और कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कुछ लगता है आपके प्रोसेस में कोई गड़बड़ है तो प्रोसेस ठीक करें, और अगर आपको ये लगता है कि आपको ज़रूरत है मेंटरिंग की तो मेंटोर ज़रूर रखें। मैं अपनी इस लाइफ के इस हिस्से में भी मैं समझता हूँ कि मेरे मेंटोर्स हैं लोग, मैं उनके पास जाके बैठता हूँ और उनसे सीखता हूँ आज भी जाके। क्यों कि मेंटरिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें यूथ अगर कर ले कि एक तो वो अपना किसी ना किसी को आप मेंटोर बना लें, ठीक है, उसके पास जाएं, बैठें, बात करें, सीखें, लर्न करें। किताबें पढ़ के आपको नहीं चीज़ मिलेगी जो आप एक बंदे के पास बैठ के 10 मिनट में सीख सकते हैं, एक चीज़। दूसरा यही है कि मेंटरिंग के अलावा अपनी कंसिस्टेंसी रखें। ये जो स्ट्रगल है ना, इससे भागना नहीं चाहिए जी। मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को ये लगता है कि ये जो लोग कामयाब हैं ये शायद ऐसे एमए में ही कामयाब हो गए। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में बंदा, और अगर ऐसा कोई है भी सही, तो उसकी एग्जाम्पल ही नहीं देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने, हमारे यहाँ बड़ा रवाज है, हम चंद लोगों की एग्जाम्पल देते हैं जो बहुत दुनिया में कहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। देखिए उनके जो नंबर है ना, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और लेकिन हाँ, और बहुत सारी मिथ्स हैं हमारे यहाँ पे सिस्टम में। अब जैसे बिल गेट्स की लोग एग्जांपल देते हैं, बिल गेट्स का वो टाइम देखो जब वो यंग था, कितने घंटे वो बंदा कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस कर। तो वो जो 10 आवर्स फार्मूला है ना, वो लोगों ने कहीं ना कहीं लगाया हुआ है, उसके पूरे हुए ही हैं। ये एक अलग बात है कि वो उसके 20 साल की एज में पूरे हो गए या 50 साल की एज में जाके पूरे होते हैं। तो टाइम जो है ना वो लगाना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ज़बरदस्त। अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और इंटरव्यू से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे। जो इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको बहुत चीज़ें सीखने को बहुत स्कोप है इसमें। बिल्कुल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।